राम सिंह नाम का एक किसान था। वह अपनी पत्नी और बेटे समर सिंह के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी जमीन थी, जिस पर वे खेती करते थे और अपना गुजारा करते थे। राम सिंह और समर सिंह दोनों दिन भर खेतों में गन्ना उगाते थे। सर्दियों का समय था। वे खेतों से गन्ने निकालते थे और उनका रस निकालकर गुड़ बनाते थे। फिर वे गुड़ को अपनी बैलगाड़ी में भरकर बाजार में बेचने जाते थे। राम सिंह हमेशा गुड़ बेचने बाजार जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि समर सिंह अभी बच्चा है और उसे बाजार की ज्यादा समझ नहीं है। एक दिन राम सिंह गुड़ की गाड़ी भरकर बाजार चला गया। उसने अपनी गाड़ी लगाई और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बनिया वहां से गुजरा। बनिया ने सोचा कि उसे गुड़ ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी ने आज गुड़ की खीर बनाने के लिए कहा था। बनिया राम सिन्हा के पास आया और पूछा, भाई क्या बेच रहे हो? राम सिंह ने कहा, सेठ जी, गुड़ है, आज ही ताजा बनाया है, आप ले लीजिए, मैं सही दाम लगा दूंगा। बनिया को राम सिन्हा बहुत सीधा साधा लगा। वह राम सिंह के पास गया और पूछा, पूरी गाड़ी का कितना दाम लोगे? राम सिंह बहुत खुश हुआ कि उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पूरा गुड़ एक ही आदमी ले रहा है। उसने पूरी गाड़ी के गुड़ का दाम RS 500 बताया। बनिया ने राम सिंह को RS 500 दिए और कहा, इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। राम सिंह ने बनिया को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और बनिया के घर की ओर चल दिया। जब बनिया का घर आया तो राम सिंह ने कहा, सेठ जी, गाड़ी जल्दी खाली करवा दो, मुझे घर के लिए भी निकलना है। यह सुनकर बनिया ने कहा, गाड़ी कैसी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी का दाम RS 500 दिया है। राम सिंह ने कहा, सेठ जी, ऐसा मजाक क्यों करते हो? मैंने गुड़ का दाम RS 500 बताया था। सेठ जी ने कहा, मैंने तुमसे पूछा था ना कि पूरी गाड़ी का दाम क्या है। तुमने पूरी गाड़ी का दाम मुझे RS 500 बताया है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। कहते हैं जाट अपनी बात के पक्के होते हैं। अब राम सिंह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। बनिया ने अपने नौकरों से कहकर उसके कपड़े उतरवा दिए और उसे घर से निकाल दिया। अपमान और तिरस्कार से भरा राम सिंह पूरे दिन जंगल में छुपा रहा। जैसे ही रात हुई, वह अंधेरे में अपनी इस्त बचाते हुए किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बेटे समर सिंह ने जब अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो वे भागकर उसे चादर ओढ़ाई और इसका कारण पूछा। राम सिंह ने सारी बात अपने बेटे को बताई कि कैसे उस बनिया ने ठगी करके उससे पूरी बैलगाड़ी ले ली और उसे नंगा करके, अपमानित करके घर से निकाल दिया। यह सुनकर समर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, कल मैं बाजार जाऊंगा और उस बनिया से आपके अपमान का बदला लेकर आऊंगा और साथ ही अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बेटे की ऐसी बात सुनकर राम सिंह ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, बनिया बड़ा शातिर है, कहीं तुझे भी कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। समर सिंह ने कहा, नहीं पिताजी, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बस मुझे उसका हुलिया बता दो। राम सिंह ने अपने बेटे को उसका हुलिया बता दिया। अगले दिन समर सिंह ने अपने पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगी। उसमें गुड़ भरकर वो बाजार की तरफ चल दिया और अपने पिता के बताई हुई जगह पर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही वो बनिया उसके पास आकर रुका। समर सिंह की भोली सूरत देखकर बनिया सोचने लगा, कल तो एक को ठगा ही था, यह भी बड़ा भोला सा लग रहा है, क्यों ना आज इसकी भी गाड़ी को ठगा जाए। यह सोचते हुए बनिया समर सिन्हा के पास पहुंचा और पूछा, भाई, आपकी गाड़ी में क्या रखा है? समर सिंह ने कहा, सेठ जी, इसमें गुड़ रखा है, ऐसा गुड़ कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। अब बनिया ने कहा, तो बताओ, पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? बनिया की बात सुनकर समर्थ सिंह बोला, सेठ जी, पूरी गाड़ी का मुट्ठी भर रुपया दे दीजिए। सेठ जी ने सोचा, यह तो कल वाले से भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है। एक मुट्ठी में भला कितने ही रुपए आएंगे। मैं ऐसा करता हूं, इसे घर ले जाकर एक मुट्ठी में 10-10 के 10 नोट रख लूंगा और इस तरह RS 100 में यह पूरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। सोचते हुए बनिया ने कहा, ठीक है भाई, मुझे सौदा मंजूर है, पर पैसे मैं घर जाकर दूंगा। तुम्हें यह गाड़ी मेरे घर पहुंचानी होगी। समर सिंह तैयार हो गया। घर पहुंचकर सेठ ने गाड़ी खड़ी करवा ली और मुट्ठी में 10-10 के नोट भरकर समर सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुट्ठी भर दाम में पूरी गाड़ी का सौदा किया था ना, तो यह लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं खड़ी करके चलते बनो। समर सिंह ने कहा, सेठ जी, यह तो कोई बात नहीं हुई, दाम तो गाड़ी में रखे गुड़ के लगे थे, आप पूरी गाड़ी कैसे खड़ी करवा सकते हैं? मेरी गाड़ी खाली करवाइए और अपना गुड़ उतरवा लीजिए।
तो सेठ ने कहा, कैसे जाट हो, अपनी बात से मुकर रहे हो? ये लो मुट्ठी भर दाम और यहां से चलते बनो, नहीं तो तुम्हें नंगा करके भगा दूंगा। समर सिंह ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो लाओ मुट्ठी भर दाम। सेठ ने मुट्ठी जैसे ही आगे की, समर सिंह ने सेठ की कलाई पकड़ ली और अपनी जेब से चाकू निकालकर सेठ से बोला, ठीक है सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़े जा रहा हूं और बदले में आपकी मुट्ठी लेकर जा रहा हूं। यह सुनकर बिलबिलाते हुए सेठ ने कहा, यह कैसी बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो तो। जाट ने कहा, नहीं सेठ जी, आपने मेरी पूरी गाड़ी एक मुट्ठी में ली है, तो मुट्ठी तो मुझे लेकर ही जानी है। और इतना कहकर जाट उसके हाथ को काटने लगा। जाट बिलबिला गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। इस पर जाट ने कहा, नहीं सेठ जी, ऐसे ही नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी खाली करवाओ और कल जो तुमने मेरे बाप की गाड़ी लूटी लूटी थी वो गाड़ी मुझे वापस करो। और हां सेठ जी, मेरी एक शर्त और है, मुझे अपने घर में 802,000 महीने की पगार पर नौकरी भी देनी होगी। अब सेठ को अपना हाथ बचाना था तो हां तो भरनी ही थी। सेठ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। इस पर जाट ने बनिया का हाथ छोड़ते हुए कहा, अगर तुम अपनी बात से मुकरे या तुमने मुझे काम से निकालने की कोशिश की या पैसा देने में आनाकानी की तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा। इस बात पर सहमति जताते हो कि नहीं? अब मरता क्या ना करता। सेठ ने अपनी सहमति दी। उसके पिता की गाड़ी भी खाली कराकर उसको लौटा दी और उसके पिता के गुड़ के भी उसे 8,10,000 दिए और अपने घर में नौकरी देने का वादा कर लिया। कहा, कल से काम पर आ जाना। दोनों बैलगाड़ी लेकर समर सिंह अपने घर की तरफ चल दिया। उसके पिता ने जब दूर से अपने बेटे को 2 बैलगाड़ियों के साथ आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। समर सिंह ने अपने पिता को पूरी बात सुनाई और उससे नौकरी की बात भी कही। पिता ने अपने बेटे को समझाया, बेटा सेठ तुझसे बदला लेने की सोच सकता है, कभी तुझे कुछ नुकसान पहुंचा दे, थोड़ा संभल कर ही रहना। समर सिंह ने कहा, पिताजी, अगर वह शेर है तो मैं सवा शेर हूं, आप मेरी चिंता ना करें। अगले दिन सुबह ही समर सिंह बनिया के घर काम पर पहुंच गया। सेठ समर सिंह को देखकर सोचने लगा, मैं इसे इतना परेशान करूंगा कि यह खुद ही भाग जाएगा। वह समर सिंह से बोला, जाओ खेत पर जाओ, 2 खेतों को जोतकर और शाम को ईंधन के लिए लकड़ी लेते आना। समर सिंह उठा और खेत की तरफ चला गया। पूरे दिन समर सिंह एक पेड़ के नीचे सोता रहा। जैसे ही शाम हुई उसने हल के 3-4 टुकड़े किए, उसी का ईंधन बनाकर गट्ठर बांधकर सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर आया, लकड़ी का गट्ठर फेंका और खाना खाने बैठ गया। बनिया ने अपने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दाल दे दो, मेरे यहां यही खाने के लिए मिलता है, रहना है तो रहो, नहीं तो यहां से चले जाओ। समर सिंह ने कोई विरोध नहीं किया, एक मुट्ठी चावल खाया और उठकर चल दिया। रात को सोते समय उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पेट में भूख के कारण चूहे जो दौड़ रहे थे। कुछ देर तो समर सिंह ऐसे ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद समर सिंह जब नरू का रह सका तो वह उठा और गाय के बाड़े की तरफ चला गया। गाय के बाड़े में जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। उसने बछड़े की रस्सी खोल दी। बछड़ा खुलते ही अपनी गाय मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। बछड़े को दूध पीता हुआ देखकर गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। उसके थन में दूध आ गया। अब क्या था, समर सिंह ने बछड़े को बांध दिया और सारा गाय का दूध पी गया और मस्त होकर सो गया। सुबह बनिया बाल्टी लेकर गाय का दूध दोहने लगा तो उसने देखा कि थन में दूध ही नहीं है। इतने में गाय ने दुलत्ती मारकर उसको पीछे फेंक दिया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब तो समर सिंह का यह रोज का काम हो गया था। बनिया समर सिंह को देखकर हैरान था कि इसे एक मुट्ठी चावल मिल रहा है, सारे दिन भूखा रहता है, जी तोड़ मेहनत करता है, फिर भी यह हष्टपुष्ट है, इसमें कोई कमजोरी नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही। उसे क्या पता था कि तेरी गाय का पूरा दूध यही पी जाता है। एक दिन सेठ की पत्नी अपने मायके गई और 1 महीने तक वापस नहीं आई। इधर सेठ का सेठानी के बिना मन नहीं लग रहा था। सेठ ने समर सिंह को अपने साथ लिया और अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए चल दिया। अब सेठ ने एक ही घोड़ा लिया, उस पर खुद बैठकर चल दिया और समर सिंह को पैदल ही चलने के लिए कहा। समर सिंह ने सोचा बढ़िया तरकीब निकाली है,
इसने मुझसे पीछा छुड़ाने की क्या सोच रहा है कि मैं चलते चलते ऐसे ही मर जाऊंगा और यह साहब घोड़े पर बैठकर ससुराल चले जाएंगे। अगर तुझे छठी का दूध याद ना दिला दिया, बनिया, तो मेरा नाम भी समर सिंह नहीं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ को थकान लगने लगी। वो रुका और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और समर सिंह को घोड़े का ध्यान रखने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से व्यापारियों का काफिला गुजरा तो समर सिंह ने घोड़े की थोड़ी सी पूंछ का हिस्सा काटकर अपने पास रख लिया और घोड़े को व्यापारियों को बेच दिया और पूंछ को चूहे के बिल पर रखकर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब सेठ की आंख खुली तो उसने समर सिंह को घोड़े की पूंछ पकड़े हुए बैठे देखा। उसने समर सिंह से कहा, समर सिंह, मेरा घोड़ा कहाँ है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी, घोड़े को तो चूहे बिल में लेकर घुस गए। मैंने भागकर उसकी पूंछ पकड़ ली। अब मुझसे अकेले से यह घोड़ा खींच नहीं रहा है। जरा आकर जोर लगवाओ सेठ। आकर जैसे ही पूंछ पकड़कर खींचा, पूंछ सेठ के हाथ में आ गई। समर सिंह की यह चालाकी देखकर सेठ को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में भरकर कहा, मेरी आंखों के सामने से अभी चले जाओ। तो समर सिंह ने कहा, ठीक है सेठ जी, अपने नाक कान काट कर दे दो तो मैं अभी चला जाऊंगा। अब सेठ क्या करें? सेठ को फिर उसे साथ लेकर चलना पड़ा। कुछ दूर चले तो उन्हें एक बाजार मिला। बाजार में जाकर सेठ ने फिर से अपने लिए एक काला घोड़ा खरीदा और चल दिए। दोनों ससुराल की तरफ कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने फिर एक पड़ाव डाला और सेठ जी ने खाना खाकर सोते समय समर सिंह से कहा, समर सिंह, घोड़े को अच्छी तरह से रगड़-गड़ कर नहलाओ। इसमें जितनी भी गंदगी है साफ हो जानी चाहिए। इतना कहकर बनिया अपने तंबू में जाकर सो गया। समर सिंह ने बाजार में ले जाकर उस घोड़े को भी बेच दिया और एक खरगोश खरीद कर ले आया। लाकर खरगोश के पास बैठ गया। जैसे ही सेठ की आंख खुली, सेठ ने समर सिंह से पूछा, समर सिंह, घोड़ा कहाँ है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि रगड़-गड़ कर इसको साफ करना। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग सफेद हो गया और मैंने इतना रगड़ा कि यह घिस गया और बस यह अब इतना सा ही रह गया है। सेठ ने जब उस खरगोश को देखा तो वह समर सिंह की चालाकी को समझ गया, पर वह कुछ भी कह और कर नहीं पाया। अब वे पैदल ही यात्रा करने लगे। ससुराल नजदीक आ गई थी और सेठ का थकावट से बुरा हाल हो रहा था। भूख भी लग रही थी। जितना भी राशन पानी था वो सब खत्म हो गया और जो पैसे थे उससे दूसरा घोड़ा खरीद लिया था। सो अब पैसे भी नहीं थे कि जिससे भोजन खरीद कर खा लिया जाए। सेठ ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की सोची और अपने नौकर समर सिंह से कहा, तुम मेरे ससुराल में जाकर मेरे ससुराल वालों को मेरे आने की सूचना दो। सूचना पाकर वे अपने दामाद के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना लेंगे, जिससे कि मुझे जाते ही खाना मिल जाए। यह कहकर सेठ आराम करने लगा और समर सिंह सेठ की ससुराल में पहुंच गया और जाकर सेठ के आने की सूचना दी। सेठ की सास ने पूछा, हमारे दामाद जी ठीक तो हैं? तो समर सिंह ने कहा, नहीं माई, ठीक वक्त नहीं है, पेट खराब है। सो आप उनके लिए खिचड़ी बनवा दो और मेरे लिए जो चाहे पकवान बनवा दो। अब सासू मां ने अपने दामाद के लिए खिचड़ी बनवा दी और समर सिंह के लिए ढेरों पकवान बनवाए। खीर, पूरी, हलवा और रायता। सेठ सोच रहा था कि समर सिंह ने सूचना दे दी होगी तो मेरे ससुराल वाले गाड़ी लेकर मुझे लेने आएंगे, लेकिन बहुत देर हो गई। कोई लेने नहीं आया, कोई आता भी कैसे? समर सिंह ने उनको बताया ही नहीं था कि सेठ जी पैदल आ रहे हैं। सब लोग यही समझ रहे थे कि हमारे दामाद गाड़ी से आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब सेठ ने देखा कि ससुराल से तो कोई लेने ही नहीं आ रहा, तो सेठ खुद ही उठकर चलने लगा। हारात का सेठ अपनी ससुराल में पहुंचा तो क्या देखता है, समर सिंह खीर पूरी की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर बाद सेठ के लिए भी खाना परोसा गया। खाने में सेठ के लिए थाली में खिचड़ी परोसी गई। सेठ कुछ कहने को हुआ तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी, आपका पेट खराब है ना, आप खिचड़ी खाइए, ये आपको आराम देगी। सेठ चाहकर भी कुछ ना बोल सका। थोड़ी बहुत खिचड़ी खाकर उसने थाली सरका दी, क्योंकि सेठ को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रात में दोनों का बिस्तर छत पर लगा दिया गया। समर सिंह और सेठ छत पर सोने चले गए। अब समर सिंह तो खर्राटे मार के सोने लगा, पर सेठ को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। सेठ ने समर सिंह को जगाया और कहा, तेरे कारण मैं भूखा सो रहा हूं और तू यहां खर्राटे मार रहा है। वह भी खीर पूरी की दावत उड़ाकर चल खड़ा हो और मेरे खाने का इंतजाम कर। समर सिंह उठा। उसने चारों तरफ देखा तो क्या देखता है,
छत पर एक छेद बना हुआ है। पुराने समय में दोस्तों, सब लोग अपने घर की छत पर एक छेद, जिसको लोग धमला बोलते थे, बनाकर रखते थे। बरसात के दिनों में जब अनाज छत पर सुखाते और बारिश आ जाती तो उस धमलेली से सारे अनाज को नीचे निकाल देते थे। अब समर सिन्हा को एक तरकीब सूझी। उसने एक रस्सी ढूंढी और सेठ जी की कमर में बांधकर उस धमले से नीचे उतार दिया। धमला रसोई में ही खुलता था। समर सिंह ने सेठ से कहा, सेठ जी, पेट भर के खा लो, और जब पेट भर जाए तो यह रस्सी हिलाकर धीरे से आवाज लगाकर मुझे जगा देना। मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ की तो जैसे बांझे खिल गई। रसोई में गया तो वहां पर हलवा पूरी बने रखे थे। सेठ खाने पर टूट पड़ा और पेट भरकर जमकर खाया। जब खाना खा चुका तो उसने रस्सी हिला हिलाकर धीरे से समर सिंह को आवाज लगानी शुरू कर दी, पर समर सिंह की आंख लग गई थी और समर सिंह को आवाज नहीं आई। सेठ धीरे धीरे बोल रहा था, खींच खींच ऊपर खींच, लेकिन समर सिंह तो सोया पड़ा था। थोड़ी देर बाद सेठ की सासू मां रसोई में पानी पीने के लिए आई तो रसोई का बंद दरवाजा देखकर अंदर से खींच, जल्दी खींच। यह सब सुनकर वो डर गई। उसने अपने पति को जगाया और कहा, हमारी रसोई में तो खींच नाम का भूत घुस गया है। उसका ससुर उठा। उसने अपने बेटों और पड़ोसियों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और रसोई के दरवाजे पर जाकर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थीं, खींच, जल्दी खींच। इतने में ही आवाज सुनकर समर सिंह की आंखें खुल गईं। समर सिंह ने जल्दी जल्दी सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक लोग दरवाजा खोलकर रसोई में आए तब तक सेठ छत पर पहुंच चुका था। सेठ ने समर सिंह से कहा, आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था। सेठ के ससुराल वालों ने जब देखा कि रसोई में तो कोई भी नहीं है तो जाकर चुपचाप सो गए। थोड़ी देर बाद सेठ के पेट में दर्द होने लगा। उसने समर सिंह को जगाकर कहा, समर सिंह, मेरे साथ खेतों में चल, मुझे बहुत डर लग रहा है और रुका नहीं जा रहा। समर सिंह को नींद आ रही थी, सो समर सिंह ने पास में रखी एक हांडी की तरफ हाथ करते हुए कहा, सेठ जी, रात हो रही है, क्यों नींद खराब कर रहे हो? इस हांडी में ही काम खत्म कर लीजिए। सुबह सबके उठने से पहले मैं इसे फेंक कर आ जाऊंगा। अब मरता क्या ना करता। सेठ से रुका नहीं जा रहा था, सो हांडी में ही शौच कर लिया। अब जैसे ही सुबह हुई उसने समर सिंह को जगाया और कहा, समर सिंह, यह हांडी जंगल में फेंक कर आ जाओ, बस सुबह होने ही वाली है। थोड़ी देर में ही लोग जग जाएंगे, उससे पहले ही तुम यह हांडी फेंक आओ। समर सिंह हट कर गया। सेठ ने उसे खूब झंझोड़ा। अब सेठ को अपनी इज्जत का डर लग रहा था। उसने सोचा, समर सिन्हा को तो नींद आ रही है, यह तो नहीं उठेगा और सुबह होने वाली है। जब सब लोग देखेंगे तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। अब इसे मैं ही फेंक कर आता हूं। यह सोचकर सेठ ने एक चादर ओढ़ी और हांडी को सर पर रखकर अपनी गंदगी को फेंकने चल दिया। सेठ जैसे ही छत से उतरकर सीढ़ियों से होता हुआ आंगन में पहुंचा तो उसने देखा उसका ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सेठ नजर बचाते हुए घर के बाहर निकल आया। समर सिंह को मौके की तलाश थी ही, सो आज उसे मौका मिल गया। समर सिंह ने आसपास देखा तो वहां पर एक लाठी पड़ी हुई थी। समर सिंह ने झट से वह लाठी उठाई और दबे पांव सेठ के पीछे से चलने लगा। गांव के बाहर निकलकर सेठ दबे पांव जंगल की तरफ जा ही रहा था कि तभी समर सिंह ने शोर मचा दिया, चोर चोर देखो सर, पर हांडी लेकर जा रहा है। कुछ लोग गांव के जगे हुए थे जो सुबह ही उठकर भैंसों को चारा डालते थे। उन्होंने चोर चोर की आवाज सुनी तो लाठी डंडे लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा एक आदमी चादर ओढ़े हांडी लेकर जा रहा है। उन्होंने दे दनादन लाठियां बजाना शुरू कर दिया। ये सब शोर शराबा सुनकर सेठ के ससुराल वाले भी उधर पहुंच गए। सबके हाथों में लाठी डंडे थे। दे दनादन सेठ को अच्छे से मारा। थोड़ी देर बाद समर सिंह ने सबको रोकते हुए कहा, हमारे सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चोर की सुनकर सब लोग तो यहां इकट्ठा हो गए, फिर हमारे सेठ जी कहां हैं? अब सभी ससुराल वाले सोचने लगे, हां, सही में सब लोग यहां हैं, पर हमारे दामाद ही चोर की बात सुनकर यहां नहीं आए। जैसे ही उन्होंने चादर हटाकर देखा और अपने दामाद को इस हाल में देखा तो सबकी हंसी छूट गई और सेठ शर्म से पानी पानी हो गया। हंसते मजाक उड़ाते ससुराल वालों ने सेठ को अंदर लाया और दूसरे कपड़े पहनने को दिए। लजाते हुए सेठ अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो समर सिंह ने धीरे से उससे कहा, सेठ जी, जो आपकी हांडी में पहली लाठी मारी थी वो मैं ही था, और जिसने पीछे से चोर चोर चिल्लाया वह भी मैं ही था।
तो सेठ ने उससे कहा, ऐसा तूने क्यों किया? तुझे ऐसा करके क्या मिला? अब समर सिंह ने कहा, सेठ जी, आपको मेरे पिताजी के कपड़े उतारकर क्या मिला था? आपने उस बूढ़े आदमी को नंगा करके जंगल में पूरा दिन रहने के लिए मजबूर कर दिया था। यह उस अपमान का बदला मैंने लिया है। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समर सिंह से माफी मांगी और समर सिंह से कहा, समर सिंह, मुझे माफ कर दे और मेरा पीछा छोड़ दे। समर सिंह ने कहा, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी। मेरी आपसे यह शर्त थी कि जब भी आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो अपने नाक कान काटकर मेरे हाथ में रखेंगे। सेठ जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, समर सिंह, मेरे नाक कान छोड़कर जो तुझे चाहिए सो मांग ले। समर्थ सिंह बोला, ठीक है सेठ जी, आप वादा करो कि आज के बाद आप किसी भी गरीब को नहीं ठगेंगे और ना ही किसी का अपमान करेंगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 800 रख दो तो ही मैं आपका पीछा छोड़ूंगा। सेठ ने उससे सारे वादे किए और 800 समर सिंह के हाथ पर रख दिए। समर सिंह पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब सेठ को भी अच्छा सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई कि वह अब किसी भी गरीब को नहीं ठगेगा और ना ही किसी का अपमान करेगा।